ओके डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रोमांटिक एज। हम आज न्यू क्लासिकल एज से शिफ्ट होकर रोमांटिक एज की तरफ जा रहे हैं। और रोमांटिक एज में हम आज अपना पहला इंट्रोडक्शन का लेक्चर करेंगे, सोशियो पॉलिटिकल एंड लिटरेरी बैकग्राउंड देखेंगे। और इस पर थोड़ी थोड़ी बात तो शायद पहले हुई है, लेकिन आज इसका प्रॉपर जो है वो बैकग्राउंड बनाते हैं। 1798 से 1824 तक इस ईरा को हम रखते हैं। काफ़ी छोटा सा एक टाइम पीरियड है, लेकिन जहाँ तक राइटर्स का ताल्लुक है तो बहुत बड़े बड़े राइटर्स थोड़े से टाइम पीरियड में उन्होंने लिखा और बहुत नाम बनाया। ओके जी, सोशियो पॉलिटिकल जो सोशल स्ट्रक्चर क्या था, पॉलिटिकल क्या हालात थे और लिटरेरी बैकग्राउंड क्या है, इसको इसको साथ लेके चलते हैं। द रोमांटिक पीरियड इज द मोस्ट फ्रूटफुल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अभी आपने देखा कि इसका टाइम पीरियड हम वापस आपको दिखा देते हैं। देखिए 1798 से ऑफिशियली 1824 तक सिर्फ है, तो 26 ईयर बने प्रॉपरली। अगर देखें 26, अगर आप कुछ और क्रिटिक्स की बात मिला लेंगे तो भी 1850 तक ही आप जा पाएंगे, और फिर भी ये टाइम पीरियड बहुत कम बनता है। तो इतने छोटे से टाइम पीरियड के बावजूद इट इज कॉल्ड द मोस्ट फ्रूटफुल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ होल इंग्लिश लिटरेचर में देखा है। तो इतने कम टाइम में इतने ज्यादा बड़े राइटर एक टाइम पे कम ही मौजूद रहे। So the revolt against the classical school, which had been started by the writers like Chatterton, Collins, Gray, बर्न, कूपर, हमने लास्ट पे देखा, और विलियम ब्लेक वगैरह। विलियम ब्लेक ने दोनों एज से में आते हैं। तो कुछ लोगों ने, जैसे हम प्रीकर्सर टू द रोमांटिक एज कह रहे थे, क्लासिकल के आखिरी दौर में डॉक्टर जॉनसन के पीरियड में हमें क्रैक्स जो है वो नजर आना शुरू हो गए। हाल दो हमने कहा कि वॉल ऑफ क्लासिज्म जो है वो डॉक्टर जॉनसन ने थामे रखे, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो रिवोल्ट आता है उस क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के अगेंस्ट। और some of the greatest and the most popular English poets like Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley and Keats belong to this period। जो बड़े बड़े नाम हैं, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, बायरन, शेली, कीट्स, ये सारे जो हैं बड़े बड़े आथर। और इवन कुछ प्रोज के आथर भी हम देखेंगे इसमें, और नॉवेल्स भी देखेंगे, उनमें बड़े बड़े नाम हैं। ये सारे इसी पीरियड से बिलोंग करते हैं, और एक स्मॉल पीरियड होने के बावजूद एक मोस्ट फ्रूटफुल पीरियड कहलाता है। So what happened in 1798? Manifesto of the movement हमारे सामने आता है। What is called the manifesto? Manifesto actually क्या होता है? This is the primary document of any movement, जो उसके objective और उसकी definition के बारे में बताता है, उसके उसके principles के बारे में बताता है, objectives के बारे में बताता है। जो primary document होता है किसी भी तहरीक का, उसे हम कहते हैं मैनिफेस्टो। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनकी भी मैनिफेस्टो होती है। तो इनका एक प्रॉपर एक मैनिफेस्टो बना, और वो कौन सा वर्क है उसको देखते हैं। दिस पीरियड स्टार्टेड फ्रॉम 1798 विद द पब्लिकेशन ऑफ द लिरिकल बैलेड्स बाय वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। तो ये दो बड़े शायर जिन्होंने मिलके एक जो है वो बुक लिखी, लिरिकल बैलेड्स। और एलिजाबेथन एज में भी एक बुक आई थी, अगर आपको याद हो तो, वो भी दो ऑथर्स ने मिलके लिखी थी, वो भी पोएट थे, और उन्होंने भी एक ही बुक लेके आए थे, वो टोटल मैसिलिनी, written by two authors, White and Surrey. वाइट एंड सेरे। Yes, sir. Henry Howard. और वो देखिए Yes, वो sir, White and Surrey. एलिजाबेथन पीरियड वहां से स्टार्ट हो रहा है, एलिजाबेथन पोएट्री। और यहाँ पे भी देखो बिल्कुल काफी सिमिलर है, और ये इसको एलिजाबेथन पीरियड को फर्स्ट रोमांटिक पीरियड भी कुछ लोग कहते हैं, इट इज कॉल्ड द सेकंड रोमांटिक पीरियड। और इसमें भी कोई स्टार्ट वैसा ही हुआ, उसी फुटप्रिंट के ऊपर। और 1798 में बुक आती है लिरिकल बैलेड्स, वर्ड्सवर्थ और कॉलेज लिखते हैं। एंड द फेमस प्रेफेस व्हिच वर्ड्सवर्थ रोट एज अ मैनिफेस्टो ऑफ द new form of the poetry which he and Coleridge introduced in opposition to the poetry of the classical school। उस नई बुक के साथ मैनिफेस्टो लिखा उसका, चूंकि वैसे तो वो प्रेफेस था, और प्रेफेस में एक इंट्रोडक्शन होता है, हर बुक के साथ प्रेफेसेस होते हैं, और एक्चुअली वो ऑथर की तरफ से एक हल्का सा एक तारुफ होता है अपनी किताब के बारे में, उसको कहते हैं इब्तदाइया या प्रेफेस कहते हैं इंग्लिश में। और इन्होंने जो प्रेफेस लिखा वो भी एक्चुअली ये वजाहत थी कि नई काइंड की जो पोइट्री हम लिखने जा रहे हैं, ये इसके क्या मकासद है, और ये नई टाइप थी जो कि, और लोग इससे फेमिलियर नहीं थे। अब बड़ी हम आगे देखेंगे उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, तो इसकी एक्सप्लेनेशन जरूरी थी। और ये कॉलरेज ने भी ये मशवरा दिया वर्ड्सवर्थ को कि हमें ये लिखना चाहिए, और लिखा ये वर्ड्सवर्थ ने।
मैनिफेस्टो जो है, हाल उसमें कुछ ऐसी बातें बाद में आई जिन पे इन दोनों के दरमियान इख्तलाफ भी आता है, और कॉलेज फिर अपनी जो है वो लिटरेरी आइडियाज की जो बुक है वो लेके आते हैं, वो देखेंगे उसका क्या नाम है बाद। तो हाउएवर द प्रेफिस जो पब्लिश होता है लेटर ऑन इट इज डिक्लेयर्ड एज ए मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक मूवमेंट, क्योंकि मैनिफेस्टो जैसे वो डॉक्यूमेंट जिसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ दैट मूवमेंट होते हैं, और ठीक है, तो इसके अंदर भी वो सारी चीजें शामिल थी जो किसी तहरीक के मैनिफेस्टो में होती है। In the preface to the first edition, Wordsworth did not touch upon any other characteristic of the Romantic poetry except the simplicity and the naturalness of its diction. तो एक और आपने बात याद रखनी कि इसके कई रिवीजन आई हैं। 1850 तक जो है वो रिवाइज अपनी डेथ के टाइम तक जो है वो लिरिकल बैलेट्स को और प्रेफिस को, स्पेशली जो प्रेफिस था उसको वर्ड्सवर्थ को बार बार एडिट करता रहा है, रिवाइज करता रहा है। लेकिन स्टार्ट में उसने जो जिन बातों पर ज्यादा फोकस किया था दैट वाज सिंपलिसिटी थी और नेचुरलनेस थी और उसकी सिंपल डिक्शन थी, जो बिल्कुल जो है वो अगर हम याद करें तो क्लासिकल स्कूल में आपको पता है आर्टिफिशियलिटी, जितनी आर्टिफिशियल लैंग्वेज होगी उतनी एप्रिशिएट होती थी और नेचुरल नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो समझते थे कि नेचुरली जो हमारे ज़हन में हम जो लैंग्वेज बोलते हैं वो तो प्रोज होती है, नेचुरली तो प्रोज आती है हमारे माइंड में, और पोइट्री को बनाना पड़ता है मेहनत के साथ। और तीसरी बात है कि डिक्शन जो है वो अलग होता है, आम जो प्रोज लैंग्वेज का डिक्शन है वो डिफरेंट होता है पोइट्री के डिक्शन से, और ये दोनों बातों को यानी तीनों बातों को बल्कि रिजेक्ट कर दिया वर्ड्सवर्थ। डिक्शन जो है वो नॉर्मल होगा, नेचुरल स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होगा जो थॉट का, वही पोइट्री होगी, और सिंपल लैंग्वेज यूज की जाएगी, कोई ज्यादा जो है फिगर ऑफ स्पीच और कॉम्प्लेक्सिटी उसमें मतलब नहीं। The majority of the poems he writes are to be considered as experiments. They were written chiefly with a view to ascertaining how far the language of the conversation in the middle and the lower classes of society is adopted to the purposes of the poetic player. देखें जबरदस्त कितनी बात है, ये कितनी तब्दीली वाली बात है कि बिल्कुल जो लोअर क्लासेस की लैंग्वेज, मिडिल क्लास की आम कन्वर्जेशन की जो लैंग्वेज थी उसको मीडियम बनाया पोइट्री का वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है, मीडियम किस पोइट्री को बना रहा है, वो बिल्कुल एलीट क्लास की आर्टिफिशियल जो यूफिज्म वाली लैंग्वेज, यूफिज्म वाली जो लैंग्वेज थी जिसमें वर्बोसिटी और फ्लवरीनेस हो, ऐसी चीजों को छोड़ते हुए बिल्कुल आम आदमी की आम जबान में जो बहुत सादा अल्फाज में बात करते हैं उसको मीडियम के तौर पे लिया, पोइट्री का मीडियम। इसलिए जब आप वर्ड्सवर्थ की जो है पोएम्स को पढ़ेंगे या रोमांटिक्स की, तो वो बिल्कुल लेमैन की कम्युनिकेशन लगती है। So in the longer preface to the second edition, बाद में एडिशन आते हैं तो प्रेफेस बढ़ता है और इंडिकेट होता है और एक्सप्लेन करता है वहां पे वर्ड्सवर्थ जो है अपनी पोएटिक थ्योरी को। So in the lyrical ballads, where Wordsworth explains his theories of poetic imagination, he again returns to the problem of the proper language of the poetry. कि क्या होनी चाहिए language of the poetry? Wordsworth chose the language of the common people. तभी हमने लास्ट बात की, उसी बात को उसने और एम्फेसाइज किया कि ना सिर्फ सिंपल होनी चाहिए लैंग्वेज बल्कि कॉमन पीपल की कॉमन लैंग्वेज, उसमें हम पोइट्री कर सकते हैं। As the vehicle of his poetry, because it is the most sincere expression of the deepest and the rarest passions and feeling. क्योंकि जब हम फीलिंग्स को स्पॉन्टेनियसली लोग कहते हैं तो वो बिल्कुल सादा अल्फाज में पैशंस को एक्सप्रेस करते हैं, ये हमारी इमेजिनेशन जो है वो बेटर काम करती है, क्योंकि नेचुरल वे में इसी तरह जो है आम लैंग्वेज में आम अल्फाज में हम सिंपल वे में चीजों को प्रेजेंट करते हैं। तो सिंपलिसिटी इज द ब्यूटी, इस कॉन्सेप्ट को लिया कि आर्टिफिशियलिटी और जानबूझ के कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं बनानी चाहिए। This was the first point of attack of the artificial and the formal style of the classical school of poetry. तो कहाँ से अटैक हुआ कि आर्टिफिशियलिटी को ब्रेक कर दिया, वो जो कॉन्सेप्ट था उसको हटा के इसने कहा कि लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल होगी, सिंपल लैंग्वेज होगी, और जो है कोई जो उसमें फॉर्म के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल नेचुरल जो वे ऑफ टॉक होता है उसी को लेकर जो है वो हम पोइट्री करेंगे, रोमांटिक्स यानी इस पे काम करेंगे। Lines written in a few miles above Dinton Abbey, ये हमारा टाइटल है इस स्लाइड का। क्या इसका रिलेशन है, ये एक पोएम है, काफी लंबा सा नाम है इस पोएम का और कोई प्रॉपर नेम नहीं है ना एक्चुअली। लाइन्स रिटन a few miles above the Dinton Abbey,
इससे भी आपको एक रोमांटिक टच मिल रहा है, क्योंकि आम तौर पे जो है वो कोई कॉम्प्लेक्स जो नेम नहीं इसका रखा गया, बल्कि बिल्कुल ही लेमैन की तरह हम बता रहे हैं कि ये पोएम क्या है जी, इसका नाम क्या है, लाइन्स रिटन a few miles above Titan है. The other point at which Wordsworth attacked the old school was its insistence on the town and the artificial way of life which prevailed there. ठीक है, artificiality, और दूसरा जो उसके साथ कॉन्सेप्ट था आर्टिफिशियल वे ऑफ लाइफ है, जो बनावट है उसके अंदर, और जो टाउन की जो लाइफ है जहाँ पे जिसे हम कल्चर्ड की लाइफ कहेंगे, तो उस सिस्टम के अगेंस्ट भी जो है ना इसने अटैक किया उस टाइप की कॉन्सेप्ट को भी. He wanted the poet to breathe fresh air of the hills and the beautiful natural scenes and become interested in rural life and simple folk living in the lap of nature. ठीक है, और उसके बजाय उसने कहा कि हिल्स को अहमियत दी, नेचुरल सीन्स, जो ब्यूटीफुल नेचुरल सीन्स हैं उनकी तरफ जो है रुख किया अपनी पोएट्री का. A longing to be rid of the precision and the order of the everyday drove him to the mountains where, as he describes in his lines written a few miles above the Titan Abbey, क्या लिखते हैं जिससे आपको इसका आइडिया हो जाएगा इनके कॉन्सेप्ट का. The mountain and the deep and the gloomy wood, their colors and their forms were then to me an appetite. तो इसकी एपिटाइट क्या थे, वो फॉर्म नहीं जो पोएट्री के अंदर है, वो आर्टिफिशियलिटी नहीं, बल्कि वो कलर्स और वो फॉर्म उसने कहा मुझे भाती हैं, जो पहाड़ हैं और ग्लूमी वुड्स हैं, नेचुरली यानी सीन्स. सो ओवरऑल हम कह सकते हैं इमेंसिपेशन ऑफ द पोएट्स एंड नेशंस, ये साइड बाय साइड चल रहे थे. इमेंसिपेशन ऑफ द पोएट्स हो रही थी एक तरह की, इमेंसिपेशन ऑफ जो है, इसलिए पोएट्री भी ले मैन की पोएट्री की तरफ आ रही थी, क्योंकि ले मैन की तरफ पॉलिटिकल जो है वो पावर भी है वो नीचे की तरफ आ रही थी. एक जमाने में मोनार्क आपको पता है किसी नहीं सुनते थे, और फिर एरिस्टोक्रेट्स जो है उनके पास पावर होती थी. अब जो है वो पावर नीचे की तरफ आ रही है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है बन रही है, यानी आम आदमी को पावर मिलने जा रही है. और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने वही नजरिया जो है पोएट्री में भी नजर आता है. तो दोनों तरफ साइड बाय साइड इमेंसिपेशन चल रही है. Wordsworth not only emancipated the poet from the tyranny of the literary rules, ठीक है, Wordsworth emancipate करता है शायरी को, ठीक है, जो रूल्स और रेगुलेशन है, जो लिटरेरी रूल्स हैं उनसे आजादी दिलवाता है, एंड कन्वेंशंस जो सेट कर दिए गए थे, जो प्रिंसिपल सेट कर दिए गए थे, बस आप इनको इमिटेट करें. बट ही आल्सो ओपनड अप बिफोर हिम द वास्ट रीजन्स ऑफ एक्सपीरियंस व्हिच इन द 18th century had been closed to him. His revolt against the classical school was in keeping with the political and social revolution of the time, as the French Revolution 1789 के अंदर आता है. साइड बाय साइड जो देखो दोनों नजरियात आगे बढ़ रहे हैं. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में आप देखते हैं लिबर्टी, इक्वालिटी की बात की कि सारे जो है ना एक इंसान बराबर होंगे, और यहाँ बराबरी का मतलब है पॉलिटिकल और सोशल और कल्चरली उनका बराबर होना. और फ्रांस के अंदर आपको पता है बहुत बड़ा इनकलाब आ जाता है, और बादशाहत का जो है वो खात्मा कर दिया जाता है. एरिस्टोक्रेसी भी इवन बरकरार नहीं रखी जाती, बल्कि बिल्कुल ही सिस्टम को अपसाइड डाउन कर दिया जाता है. इस वजह से हम इसे रेवोल्यूशन कहते हैं. एंड द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1775 से स्टार्ट हुई थी. अमेरिका भी आजाद हो रहा था. वहां हमने पिछले में भी हमने पढ़ा था कि स्पीचेस ऑफ एक बंदे ने बड़ी स्पीचेस की थी, और उसकी स्पीचेस पब्लिश हुई थी प्रोज फॉर्म में, उनको एक अहमियत हासिल है. किसी को याद है उस पॉलिटिशियन का, उस राइटर का नाम क्या था जिसने? सर ब्रूक. दोबारा से बोलिएगा. ब्रूक या बर्के, प्रोनाउंसिएशन नहीं ठीक आ रही. एडमंड बर्क ही था वो, जिसको सर ने सिसरो से कंपेयर किया था. सिसरो से कंपेयर किया. गुड. तो अब देखें अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की नेशंस जो हैं वो टिरेनिकल रूल जो एम्पायर बनी हुई थी उनसे जान छुड़ा रही थी, स्टार्ट हो गई थी. और फ्रांस के अंदर जो है ना आम लोगों ने अपनी हुकूमत बना ली थी, और बादशाह और एरिस्टोक्रेसी का खात्मा कर दिया गया था. इवन वो डॉक्यूमेंट्स ढूंढते थे, आपने पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, कि जिसका नाम जो है एरिस्टोक्रेट के तौर पे अगर कभी रहा है तो उसके लिए यही जुर्म काफी है उसके मरने के. So which broke away with the tyranny of the social and the political domination, and which proclaimed the liberty of the individual or nation to be the master of its own destiny. Now individual has given the power. Now individual has become the master of its own destiny. बिल्कुल इसी तरह
इंडिविजुअल जो पोइट है उसको भी इंडिविजुअलिटी मिलती है, पोइट्री को भी एमेंसिपेशन मिलती है फ्रॉम द रूल्स एंड द रेगुलेशन एंड द प्रिंसिपल, या वो जो लिटरेरी जो टायरनी ऑफ द लिटरेरी रूल्स है वर्ड्सवर्थ उसको एमेंसिपेट करवाता है। देखिए ये सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल फोर्स है, ये एक साथ चलते हैं सारा निजाम। फ्रेंच रेवोल्यूशन थोड़ा सा देख लेते हैं। जुलाई 4, 1776 as a day that represents the declaration of independence and the birth of the United States of America as an independent state। ये पीछे जो है अमेरिकन इंडिपेंडेंस लोगों को याद ही होगी, 4 जुलाई को ये सेलिब्रेट करते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से बर्थ हुई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। और फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगन अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री May 1789 when the ancient regime was abolished in favor of the constitutional monarchy. Its replacement in the September 1792 by the first French Republic led to the execution of the Louis XVI in January 1793 को जो आखिरी इनके बादशाह हैं लुई 16 उनको बीहेड कर दिया गया, बल्कि गिलेटिनाइज कर दिया गया। तो फ्रेंच जो है ना तब से रिपब्लिक। Liberty, just as liberty of the individual was the watchword of the French Revolution, liberty, equality, fraternity का वो जो स्लोगन है, और liberty was the central word कि हमें आजादी दी जाए जो है मोनार्की से और इसे जुल्म और जबर के निजाम से। फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये एक वॉचवर्ड था, लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। So liberty of the nation from foreign domination was the watchword of American War of Independence। ठीक है, उसी तरह बिल्कुल लिबर्टी ऑफ द नेशन जो है वो वॉचवर्ड था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या था? लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हो रही थी बिल्कुल साइड बाय साइड, वो लिबर्टी ऑफ द नेशन और लिबर्टी ऑफ द पोएट उसी टाइम पे। फ्रॉम द टिरनी ऑफ द लिटरेरी रूल्स एंड द कन्वेंशन वाज द वॉचवर्ड ऑफ द न्यू लिटरेरी मूवमेंट व्हिच वी कॉल बाय द नेम रोमांटिक मूवमेंट। तो रोमांटिक मूवमेंट का वॉचवर्ड क्या था? लिबर्टी ऑफ द पोएट, कि उसे एक्सपेरिमेंट करने दिया जाए फॉर्म में, मेथड में, थीम में, और मर्जी से शायरी करने दी जाए। बिल्कुल ये इन तीनों के दरमियान एक वॉचवर्ड है। और शायद आपको पता हो कि जो न्यूयॉर्क में है ना स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, वो किस कंट्री ने अमेरिका को दिया था? गिफ्ट है वो, पता है किसी और कंट्री का, अमेरिका को वो गिफ्ट मिला था। सर फ्रांस ने दिया सर था। फ्रांस ने दिया था। फ्रांस ने सर दिया था, क्योंकि फ्रांस में भी जो हमारा रेवोल्यूशन हुआ था साइड बाय साइड ही चल रही थी, और उन्होंने और अमेरिका ने सपोर्ट भी की थी फ्रांस की, और फ्रांस ने फिर अमेरिका की सपोर्ट की। इन दोनों ने एक दूसरे की मदद भी की, और फिर इसी पॉइंट को किस लिबर्टी वाला जो कि वर्ड दोनों तरफ था, इम्पोर्टेंट था, आजादी दोनों तरफ, तो इसलिए फ्रांस ने जो है वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट किया अमेरिका को। सो रोमांटिक रिवाइवल, अब आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे किस तरह उस टाइम की सोशल, पॉलिटिकल जो कल्चरल चीजें हैं, ये तीनों साइड बाय साइड चल रही थी, आगे बढ़ रही थी, एवोल्यूशन हो रहा था इन सारे सोशल और कल्चरल लेवल के ऊपर। इट इज आल्सो टर्म्स एज द रोमांटिक रिवाइवल बिकॉज ऑफ ऑल दीज। इसे हम रोमांटिक रिवाइवल भी कहते हैं। रिवाइवल तो वो होता है जैसे रिनेसांस को रीबर्थ कहते हैं, रिवाइवल ऑफ द सम प्रीवियस टाइम कहते हैं, जिसमें मैंने गोरा मूवी इसलिए आपको कहा था कि उसमें वो टाइम जो है डार्क एज का स्टार्ट आपने वहां पे ऑब्जर्व किया होगा, और उसका जो खात्मा है वो रेनेसांस पे जाके होता है। इसी तरह रोमांटिक रिवाइवल का भी मतलब है कि कुछ पहले कुछ है जिसका ये रिवाइवल हो रहा है। इट इज टर्म्ड एज रोमांटिक रिवाइवल बिकॉज ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नजर आते हैं, लिबर्टी ऑफ द राइटर टू चूज द थीम एंड द फॉर्म ऑफ हिज लिटरेरी प्रोडक्शन, को से आजादी हो कि वो कोई भी फॉर्म, कोई भी थीम जो है ना वो ले सकता है। द इम्पोर्टेंस गिवन टू द इमेजिनेशन, द ह्यूमन इमोशन। ठीक है, आप अहमियत किसकी थी? इमेजिनेशन की। और इंसानों का जो इमोशन है पहले उसकी अहमियत नहीं होती थी। A broad outlook on the life and all its manifestation in town, villages, mountains, rivers, etc. belong to the literature of the Elizabethan age। और हमें याद होगा ये Elizabethan age में भी हमें ये सारी चीजें नजर आती हैं। लिबर्टी ऑफ थीम एंड फॉर्म नजर आता है, इमेजिनेशन और इमोशन की अहमियत नजर आती है। तो ये सारी चीजें एलिजाबेथन एज के अंदर हमें थी। ये इसी वजह से हम इसे कहते हैं फर्स्ट रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर। द पोएट्स ऑफ द रोमांटिक पीरियड्स देयरफॉर ऑलवेज लुक बैक टू द एलिजाबेथन मास्टर्स। हमेशा इन जो है पॉइंट्स को अहमियत देते थे, शेक्सपियर, स्पेंसर और दूसरे जो है, एंड गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम दैम। और रोमांटिक जो राइटर हैं, जो हम पढ़ेंगे आगे, रोमांटिक जो एज के जो राइटर हैं, वो हमेशा शेक्सपियर, स्पेंसर वगैरह की बहुत अहमियत
इनको बहुत अहम समझते हैं और इनको इनके मॉडल को फॉलो करते हैं। सो नेचुरलिज्म वर्सेस सुपर नेचुरलिज्म एंड मिथोलॉजी, हमने स्लाइड का टाइटल चुना है, क्यों लिया है, ये 3 कुछ बातें हैं। वर्ड्सवर्थ का जो वॉच वर्ड है, वर्ड्सवर्थ की अपनी जो पोइट्री है, अभी हमको एक एक को हम डिस्कस करना है, अभी ओवरऑल हम इसको एक्चुअली देख रहे हैं, बड़ी पिक्चर एक तरह बन जाए ताकि वर्ड्सवर्थ जो है नेचुरलिज्म एंड कॉलरिज सुपर नेचुरलिज्म से पहचाना जाता है। Thus became the 2 important spearheads of the romantic movement. जो spearheads हैं, जो 2 ओपनर हैं, अगर हम क्रिकेट की लैंग्वेज में बात करें तो ये दोनों जो हैं, जो है नेचुरलिज्म एक का वॉच वर्ड है, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक सेंट्रल वर्ड है, और एक का सुपर नेचुरल कॉलरिज का। So Coleridge supernaturalism, on the other hand, established the connection between the visible world and the other world, which is unseen. He treated the supernatural in his masterly poem, The Ancient Mariner, in such a manner that it looked quite natural. Rhyme of Ancient Mariner, ये पूरा नाम भी इसका। And the Ancient Mariner, most probably आप लोगों ने इसको पढ़ रखा है, तो इसमें supernatural elements को या supernaturalism को treat किया गया। So it associated with the Wordsworth and Coleridge in the exploration of the less known aspect of the humanity was Southey, who makes up with them the trial of the so-called lake poets. तो इनको हम तीनों को जो इकट्ठा है बोलते हैं, ये 3 का जो ग्रुप है इसको हम लेक पोइट्स भी कहते हैं, Wordsworth, Coleridge and Southey. He devoted himself to the exhibition of all the more prominent and poetical forms of mythology which had at times obtained among mankind. तो mythology जो word है ये साउथी के साथ है, Wordsworth natural और Coleridge supernatural elements पे ज्यादा अपनी पोइट्री करते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं जी फर्स्ट रोमांटिक जनरेशन और सेकंड रोमांटिक जनरेशन में भी हम इसको डिवाइड करते हैं इस ईरा को, खासतौर पर पोइट्री को देखा जाए तो। So Walter Scott, though he was not intimately associated with the lake poets, contributed his love for the past, which also became one of the important characteristics of the romantic revival. Walter Scott का जो contribution है वो love for the past के नजरिए से है। So Wordsworth, Coleridge, Southey, Scott belong to the first romantic generation. अगर इन चारों को हम इकट्ठा कर लें तो हमारे पास 2 बड़े हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं रोमांटिक पोइट्स को, स्पेशली रोमांटिक राइटर्स को। यहाँ पे स्पेशली हम पोइट्री की बात करेंगे, पोइट्री वाज द डोमिनेंट जॉनरा, though they were in their youth filled with great enthusiasm by the outburst of the French Revolution, which held high hope for the mankind. स्टार्ट में ये सारे लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन का चूंकि टाइम था और उसके साथ क्लोजली एसोसिएटेड थे और समझते थे कि बड़ी उम्मीदें उन्होंने लगाई थी इंसानियत के लिए। They became conservatives and gave up their juvenile ideas when the French Revolution, French Republic converted itself into a military empire, resulting in Napoleonic wars against England and other European countries. और जैसे रेवोल्यूशन का एंड होता है तो उसको हाईजैक कर लेता है, आपको पता है नेपोलियन बोनापार्ट, और वो पूरी एक बहुत बड़ी एक एम्पायर बनाने का उसका मिशन निकलता है। वो यूरोप के डिफरेंट कंट्री के साथ उसने जंग छेड़ी और अल्टीमेटली आपको पता है इंग्लैंड ने ही नेपोलियन बोनापार्ट को शिकस्त दी फाइनली। तो ये चीज जब इंग्लैंड के खिलाफ वही फ्रेंच रेवोल्यूशन जो रिपब्लिक बननी थी बाद में एक मिलिट्री रिपब्लिक बन गई, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जब उसको लीड किया तो इनकी जो है उम्मीदें जो इंसानियत के लिए उन्होंने बनाई थी एज सच, फ्रांस के साथ जो एसोसिएट किया था अपने नजरिया, उससे ये पीछे हट गए। द revolutionary order therefore faded away, and these poets, instead of championing the cause of the oppressed section of mankind, turned to mysticism. अब ये जो दौट है जो रोमांटिक जनरेशन की, तो अब इन्होंने अपना जो है वो मकसद और पोइट्री जो है उसका ऑब्जेक्ट वो चेंज किया और टुवर्ड्स मिस्टिसिज्म ये चले गए। द ग्लोरी ऑफ द पास्ट सेकंड जो ऑब्जेक्ट था, एंड द लव ऑफ द नेचुरल फिनोमेना। तो उन्हें फ्रेंच रेवोल्यूशन से अपना आइडिया हटाया, अपना ज़हन हटाया, वहां से मायूस हो गए और नेपोलियन के आने की वजह से। तो अब इन्होंने जो राइटिंग है उसका ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट ऑफ राइटिंग वो बना दिया मिस्टिसिज्म को, ग्लोरी ऑफ द पास्ट को, एंड लव ऑफ द नेचुरल फिनोमेना, एंड द नोबल सिंपलिसिटी ऑफ द पेजेंट race attached to the soil and still sticking to the traditional virtues and values. ठीक है, नेचर की तरफ चले गए, ट्रेडिशन की तरफ चले गए, रेस्टिक वैल्यूज की तरफ चले गए, एटमॉस्फेयर की तरफ, और नेचुरल फिनोमेनन की तरफ चले गए। पास्ट या तो लव ऑफ द पास्ट जैसे वाल्टर स्कॉट में नजर आता है, और या फिर मिस्टिसिज्म की तरफ इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया।
सेकंड जनरेशन ऑफ द रोमांटिक राइटर्स जो है वो कौन सी है? अगर फर्स्ट है तो ये सेकंड जानी थी, तो सेकंड ये है। द सेकंड जनरेशन ऑफ द रोमांटिक राइटर्स में आते हैं जी बायरन, शेली, कीट्स, ले हंट, हैजलिट एंड अदर्स who came to the forefront after the defeat of the Napoleon at Waterloo in 1815 में। वाटरलू के मैदान में एक हिस्टोरिकल इवेंट होता है जहां पे नेपोलियन को ब्रिटिश के हाथों शिकस्त हो जाती है। सो ही केम टू द फोरफ्रंट। ये सारा ग्रुप जो है, अब नया एक ग्रुप, एक नया बलबला आता है, कुछ नए यंग लोग अब पोइट्री कर रहे थे, वो सामने आते हैं आफ्टर द डिफीट ऑफ द नेपोलियन एट वाटरलू इन 1815, revolted from the reactionary spirit which was prevailing at that time in England against the ideals of the French Revolution. अब जो एटमॉस्फेयर बना हुआ था मुल्क के अंदर, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अगेंस्ट एक एटमॉस्फेयर बन चुका था, बिकॉज एनिमिटी बिटवीन द टू कंट्रीज मीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, उनके दरमियान ताल्लुक जो कि अच्छे नहीं थे, इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन और इस तरह की चीजें। और दूसरा, इंग्लैंड की मोनार्की किसी हद तक जो थोड़ी बहुत 50-50 के साथ चल रही थी, वो नहीं चाहती थी कि यहाँ भी कोई ऐसा रेवोल्यूशन आ जाए, और उनके पास जो बच्चे कुछ इख्तियारात हैं वो भी खत्म हो गए। So the result was that the second generation came in conflict with the social environment. Social environment क्या था? They were against the revolution. ठीक है? और आम जो पुराने ग्रुप ऑफ पोइट्स है वो भी अगेंस्ट हो चुके थे, लेकिन न्यू जो ग्रुप है, they were in favor of again जो वो लिबर्टी की स्पिरिट है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन। So they were now in conflict with the social environment. In such an atmosphere, the younger romantic generation renewed the revolutionary order and attacked the established social order. इन्होंने अपने ही मुल्क के जो सोशल ऑर्डर सिस्टम था उसके खिलाफ अटैक कर दिया, क्योंकि वो लोग फ्रीडम के, लिबर्टी के और रेवोल्यूशन के अगेंस्ट। सो रिवोल्ट अगेंस्ट सोसाइटी हुआ। जो यंगर जनरेशन की हम बात करें, thus romanticism in the second stage became a literature of the social conflict. ठीक है, रोमांटिसिज्म का जो सेकंड ग्रुप था सोशल कॉन्फ्लिक्ट में आ गया था। बोथ बायरन एंड शेली रिबेल्ड अगेंस्ट सोसाइटी एंड हैड टू लीव इंग्लैंड। इवन इनकी पोएट्री, इनके काम पे इतनी तनकीद होती थी कि इन्होंने बिलाखिर इनको अपना मुल्क तक छोड़ना पड़ा। बट बेसिकली द पोएट्स ऑफ द टू जनरेशन ऑफ रोमांटिसिज्म शेयर्ड द सेम लिटरेरी बिलीफ्स एंड आइडियल। ओवरऑल जो फंडामेंटल बिलीफ्स और आइडियल्स हैं वो इनके सिमिलर थे। यहाँ पे सिर्फ फ्रेंच रेवोल्यूशन और लिबर्टी को लेकर के, जो कॉमन मैन को जो पावर देने की बात है, उसको लेकर के माशरे के और इनके दरमियान एक तनाव आ चुका था। They were all innovators in the form as well as the substance of their poetry. They rebelled against the tyranny of the couplet. ये इनमें कॉमनैलिटी है दोनों ग्रुप्स के अंदर, शेयर करते हैं कि दोनों इनोवेटर्स हैं और सबस्टेंस ऑफ फॉर्म एक्सपेरिमेंट के कायल हैं। दोनों ही जो है वो रिबेलियन करते हैं against the tyranny of the couplet which they only used with Elizabethan freedom without caring for the mechanical way in which it was used by the तो पोप ने जिस तरह मैकेनिकल वे में यूज की थी, इन्होंने उस तरह बिल्कुल नहीं की। ठीक है, प्रोज एंड द नॉवेल्स ऑफ द रोमांटिक एज को देखते हैं जरा। प्रोज राइटर्स ऑफ द रोमांटिक रिवाइवल आल्सो ब्रोक विद देयर इमीडिएट predecessors and discarded the shorter and the lighter style of 18th century. लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो टाइम आ रहा है कम, मुझे लगता है दूसरे सेशन पे जाना पड़ेगा, तो ये वाला जो है बैकग्राउंड ऑफ द पोएट्री तक ही रखते हैं।